तो मिशन जम्मू कश्मीर पूरा हो गया है। हाँ, क्योंकि अब हमने देखा कि कुछ देर पहले मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान करते हुए आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया, जिसके बाद बहस व मुबाहिसा ऐवान में जारी है। और अगर बात रियासत जम्मू कश्मीर की करें तो वहाँ पर धारा 144 नाफिज है, तो वहीं जम्मू में आपको बताते हुए चले कि कई मकामात पर धारा 144 नाफिज है और लोग रद्द-ए-अमल का क्या कुछ इजहार कर रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मनोज कौल जम्मू से जुड़ रहे हैं। मनोज, आज आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया, अगर बात जम्मू की जाए तो जम्मू में लोगों का क्या कुछ रद्द-ए-अमल है? देखिए सना, कल से हम बात कर रहे हैं इस बारे में कि अगर किस तरह का फैसला आने वाला है, पहले हम उसकी बात करेंगे। तो जिस तरह के अंदाजे थे, जिस तरह की अटकलियां थी, उससे कहीं बड़ा फैसला है। ये कहा जाता था आर्टिकल 35A और दफा 370 को हटाया जा सकता है। ये एक अलग खबर थी कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख को दिया जा सकता है। लेकिन आज जो फैसला आया उसमें न सिर्फ जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 35A और दफा 370 का खात्मा किया गया, बल्कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी विद ए लेजिस्लेचर। तो ये बहुत बड़ा फैसला था। इसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का फैसला आएगा। और जहां तक आपका सवाल है, जम्मू के लोग, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो आर्टिकल 370 35A को लेके तीनों रीजन्स में जो पहले हमारी रियासत थी जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख होता था, तो उसमें अलग अलग लोगों का मत था, अलग अलग लोगों की राय थी। जम्मू के लोग ये चाहते थे कि आर्टिकल 35A खत्म होना चाहिए, दफा 370 भी खत्म होना चाहिए और उनकी मर्जी के मुताबिक ऐसा हुआ है। जहां हमने कुछ लोगों से बात की तो उनका ये मानना है कि ये बहुत ही ज़रूरत थी इस बात की, इस आर्टिकल को जाना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी है, बीजेपी के सदर जो रियासी सदर हैं रविंदर रैना, उनका ये मानना था कि ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक फैसला है और पार्टी ने पहले ही ये वादा किया था लोगों के साथ कि दफ़ा 370 जाएगा, आर्टिकल 35A जाएगा, तो ये उसको ये अपनी जीत से ताबीर करते हैं। और ये वाकई उनके लिए एक जीत भी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और वो लगातार ये डिमांड करते थे कि ये जाना चाहिए, और जम्मू के लोगों का जो मूड है, जैसे मैंने कहा कि वो इसके पक्ष में थे, इसके फेवर में थे, तो बीजेपी को या एक बड़ा सियासी फ़ायदा इससे हो सकता है। जहाँ तक कश्मीर वादी का ताल्लुक है, क्योंकि कश्मीर वादी में अभी भी हालात जो हैं काफ़ी तशवीशनाक बने हुए हैं। वहाँ जिस तरह के हालात हैं, हालांकि दफ़ा 144 कश्मीर वैली में भी लगा है, जम्मू में भी, लेकिन जम्मू में उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने देखा सुबह से ही जो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं जहाँ से लोगों की नकल हमल को रोक दिया गया है। बाकी के एरियाज़ में इक्का दुक्का लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि गाड़ियां भी चल रही हैं, लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, इसलिए वो रिएक्शन मिल रहा है। लेकिन कश्मीर वैली के अंदर बहुत अभी भी जो तशवीश है, जैसे मैंने कहा, और अब वहाँ लोगों से प्रतिक्रिया जानना अभी बहुत मुश्किल है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जो अभी तक के बयानात हमने सुने जी इस बारे में, चाहे वो PDP के सदर महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हूँ, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हूँ, सज्जाद लोन हूँ, शाह फैसल हूँ, या फिर इंजीनियर रशीद हूँ, मजमूई तौर पे कुल मिला के वो देखें, वो पार्टियाँ, वो लीडरान जिनका बेस कश्मीर में है, वो हमेशा से ये कहते आए हैं कि वो आर्टिकल 370 का दिफा करेंगे, आर्टिकल 35A का दिफा करेंगे। तो जाहिर है कि वो ये बात इसलिए कह रहे थे कि वो लोगों का मूड समझते थे। तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कश्मीर वैली के अंदर जो लोग हैं उन्हें इस फैसले से शायद मायूसी ज़रूर हुई होगी। एक बहुत बड़ा तबका है जो ये नहीं चाहता था कि दफ़ा 370 चला जाए, आर्टिकल 35A चला जाए, और लेकिन खुल के अभी वो सामने आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के वहाँ अब कानून की जो सूरत हाल है, जिस तरह से वहाँ सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट है, लोगों को अंदर रहने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ये अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि वहाँ जो मेजॉरिटी लोग हैं वो इस फैसले से शायद मुश्किल। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। और आज जिस तरीके से बड़ा फैसला ये लिया गया है, क्योंकि अब ट्रिपल तलाक का फैसला भी हमारे सामने है, ट्रिपल तलाक के बाद एक बड़ा फैसला, दूसरा बड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिया है और आर्टिकल 370 को हटा दिया है, जिसके बाद हमने देखा है कि जो मेन स्ट्रीम की सियासी लीडरान है उनकी जानिब से ट्वीट भी की जा रही है और इस फैसले को काले दिन की ताबीर किया जा रहा है। इसी वाले से मजीद बातचीत करेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली में भी काफ़ी हलचल तेज़ है और लगातार हम मुबाहिसे भी दिखा रहे हैं ऐवान में जो चल रहा है।
शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़े। शैलेंद्र वांगू, इससे पहले जो है अटकलों का और शक-ओ-शुबहात का बाजार गर्म था कि क्या कुछ हो सकता है। आज तमाम चीजों से पर्दा उठ गया है। क्या सियासी पार्टियों ने ये सोचा होगा जो आज हुआ है? देखिए, जाहिर तौर पर इस तरह के जो कयास थे वो लगातार चल रहे थे मीडिया में भी और पॉलिटिकल हलकों में भी। हमने पिछले दिनों भी देखा कि किस तरह से उमर अब्दुल्ला लगातार इस तरह के खदशा जता रहे थे कि 370 के साथ छेड़खानी हो सकती है, ट्रैफिकेशन हो सकता है। तमाम पहलुओं पर उन्होंने बात की थी, लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं थी। क्या होने वाला है ये अब आज सुबह 11 बजे तक किसी को नहीं पता था, क्योंकि जब तक अमित शाह बतौर गृह मंत्री जब तक उन्होंने राज्यसभा में नहीं बताया तब तक किसी के पास ये जानकारी नहीं थी। लेकिन अगर हम इस फैसले को देखें तो ये कंप्लीट पैकेज है जम्मू कश्मीर के लिए। इसमें एक फैसला नहीं है, इसमें तीन बड़े फैसले हैं। एक तो इसमें जो 370 है उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया उसको खत्म करने को लेकर। अब ये सिंपल मेजोरिटी से इसको पार्लियामेंट से पास कराना होगा और ये इतना शायद मुश्किल ना हो, क्योंकि इससे पहले हमने दो ऐसे बिल देखे हैं, आरटीआई बिल और ट्रिपल तलाक, जहां पर राज्यसभा में भी नंबर ना होने के बावजूद भाजपा इनको या यूं कहें सरकार इनको पारित कराने में कामयाब रही। बिल्कुल। तो वही साथ ही साथ दूसरा अहम बात यह है कि जम्मू कश्मीर को अब बांटा गया है हिस्सों में। एक जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी होगी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी अलग होगी। इससे लद्दाख डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर में अब लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल रहेगा। हालांकि वहां पर एक असेंबली भी चलेगी, लेकिन अब ये देखना होगा कि इसमें सीटें कितनी सीटों पर इलेक्शन होता है और पीओके की जो सीटें वहां पर अभी भी रिजर्व्ड है उन सीटों का क्या होता है उसका भी क्लैरिटी नहीं है। और तीसरी अहम बात ये है कि इस पूरे मसले को लेकर रिजर्वेशन का बिल भी किया जा रहा है। तो अब इस अगले मूव के बाद देखना ये होगा कि पाकिस्तान का इस पर क्या रवैया रहता है, क्योंकि अभी जो हमारे पास खबरें पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से आ रही हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से कुलभूषण जाधव के मामले को लेकर भारत ने रुख किया था, इसी तरह से अगर भारत कोई कदम ऐसा उठाता है जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस से बदलने के लिए, तो उसके लिए पाकिस्तान भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन ये कितना सही होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए न सिर्फ इंटरनली सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है, बल्कि एक्सटर्नली भी सिक्योरिटी बॉर्डर्स पे एलओसी पे कड़ी कर दी गई है। जी, और हमने ये खबर भी दी है कि जो सरहद से जुड़ी हुई दूसरी रियासतें हैं वहां पर भी सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है, नफरी को तैनात कर दिया गया है, एहतियाती तदबीर इख्तियार करने के लिए कहा गया। शैलेंद्र वांगू, अगर कश्मीरी पंडितों की बात की जाए तो बार बार हमने देखा कि वुज़रा की जानिब से ऐवान में कहा गया है कि ये आर्टिकल 370 हटाना कश्मीरियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ये किस हवाले से कहा जा रहा है? क्या वाकई जो हुकूक उन्हें नहीं मिल रहे थे वो आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद उन्हें मिलेंगे? देखिए, आर्टिकल 370 के हटाने के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इसके लिए डिटेल में सरकार को भी पब्लिक तक जाना होगा कि असल में इसको पीछे हटाने का मकसद क्या रहा है और उसके फायदे क्या होंगे। सबसे अहम बात यह है कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद अब जो बड़ी इंडस्ट्रीज है, बड़ी कंपनीज हैं, वो अपना सेटअप लगाने के लिए आसानी से जम्मू कश्मीर में जमीन ले सकते हैं और वहां पर वो अपना मैन्युफैक्चरिंग या जो भी इंडस्ट्रीज वहां पे लगनी है वो लग सकती हैं। जैसे बड़े जो कंपनीज हैं वो वहां पे अपना बेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी 90 साल की लीज पर जमीन मिलती थी, लेकिन उसमें बैंक गारंटी नहीं मिलती थी क्योंकि अगर लोन देने के बाद अगर वहां पर पैसा इन्वेस्ट ना करे तो उसके लिए कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि जमीन को भेजा नहीं, जो बैंक है वो जमीन को बेच नहीं सकते थे। तो ऐसे में वो कुछ ऐसे लीगल इम्प्लीकेशन थे जो हल होंगे। साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर की महिलाएं हैं उनके साथ इंसाफ होगा, क्योंकि अगर वो देश के किसी और हिस्से के किसी व्यक्ति से अगर शादी कर लें तो उनके तो राइट्स बरकरार रहते थे, लेकिन उनके बच्चों के राइट्स उनको नहीं मिलते थे। बच्चों का स्टेट सब्जेक्ट नहीं होता था। तो ये स्टेट सब्जेक्ट का जो किस्सा है ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा, उनके साथ भी इंसाफ होगा। और तीसरी अहम बात ये, कश्मीरी पंडितों की अगर हम बात करें तो वापसी की को लेकर एक आला अधिकारी ने हमको बताया था कि जब तक कश्मीर में हालात सुधरेंगे नहीं, बिल्कुल मामूल पर नहीं आ जाते, तब तक कश्मीरी पंडितों की वापसी मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में एक बड़ा कदम जरूर है
एक ऐसा कदम जिसने आज इतिहास बदल दिया है, पिछले 60-70 सालों का जो इतिहास है उसको बदल दिया है। और एक तरह से यूनियन टेरिटरी में बदलने से सेंटर का सीधा दखल अब जम्मू कश्मीर अफेयर्स में रहेगा, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी पावर्स रहेंगी, बिल्कुल दिल्ली की तरह अब जो है जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी। और साथ ही साथ वहां पे एक इलेक्टेड सीएम भी होंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि हालांकि डेसिजन को इम्प्लीमेंट कर लिया गया है और पार्लियामेंट में इसको पास कराने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि AIADMK और BJD यानी बीजू जनता दल जो ओडिशा की पार्टी है, उन्होंने भी इसका समर्थन के लिए अपना सपोर्ट जाहिर किया है। वहीं BSP यानी बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी ने भी सपोर्ट कर दिया है इस प्रस्ताव को। तो अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी इसको पार्लियामेंट में पास करा लिया जाता है। वहीं साथ ही साथ जो कश्मीर के हालात हैं उस पर लगातार नजर बनी हुई है। अब से कुछ दिनों में गृह सचिव भी कश्मीर के दौरे पर जाएंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी माना जा रहा है कि 7 अगस्त को देश को एड्रेस करेंगे। इससे पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई जाएगी। और हालांकि जिस तरह के अमित शाह ने पार्लियामेंट में भी कहा कि वो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं जो भी अपोजिशन के पास हो। तो ऐसे में रास्ता बिल्कुल साफ है, फैसला बहुत बड़ा है। इसके इम्प्लीकेशन जो होंगे वो लॉन्ग मतलब दूरगामी इसके इम्प्लीकेशन होंगे जम्मू कश्मीर को लेकर। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर पाकिस्तान का क्या रहता है। जी, तो इस रेजोल्यूशन को लेकर अगर बात मुखालिफत की जाए तो JDU जिसने मिलकर बिहार में सरकार बनाई है बीजेपी के साथ, वो मुखालिफत कर रही। कुछ देर पहले हमने KC त्यागी को सुना। वहीं BSP का जिक्र कर रहे थे शैलेंद्र वांगू, BSP तायद में सामने आई है। तो वहीं बीजू जनता दल जो अलग थलग रहती थी लेकिन ट्रिपल तलाक बिल पर भी हिमायत उसने पेश किया है BJP को। ऐसे में कई पार्टियां जो है AIADM के भी साथ होती हुई दिखाई दी, यानी कि अब से कुछ देर बाद जब वोटिंग होगी तो ये तमाम पार्टियां हिमायत में सामने नजर आएंगी, यानी कि वोटिंग में हिस्सा लेंगी और सपोर्ट करेंगी। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े रहिए, रुक कर लेते हैं जम्मू का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे लगातार मनोज कॉल जुड़ रहे हैं। मनोज, 2 हिस्सों में बट गया है या बांटा जाएगा अब जम्मू कश्मीर को, एक तो जम्मू कश्मीर हो गया, एक लद्दाख हो गया। अगर पूरे उसकी बात की जाए और ज़रूरी इक़दाम उठाने की बात की जाए, क्योंकि अब हालात वहाँ पर सही नहीं रहेंगे आने वाले दिनों में, ऐसे में ज़रूरी इक़दाम अगर मरकज़ की जानिब से उठाए जाएंगे तो क्या कुछ उठाए जाने वाले? देखिए सना, जम्मू डिवीज़न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का उतना ज़्यादा इशू नहीं है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि दफ़ा 144 यहाँ नाफिज है, लेकिन लोगों को जितना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उससे लोग खुद ही घरों में बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ एरियाज़ में मूवमेंट अच्छी खासी लोगों की हमने देखी हुई है। सुबह से ही कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चंद एरियाज़ को छोड़ के जहाँ पर कुछ सेंसिटिविटीज़ हैं, जहाँ कुछ लग रहा है कि हो सकता है कि कोई अमन कानून की सूरत हाल बिगड़ सकती है, उन एरियाज़ में जो है वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्सेज डिप्लॉय किए गए हैं और लोगों के आने जाने पर थोड़ी सी पाबंदी है। जहाँ तक कश्मीर वैली की बात है, सबसे बड़ा जो इशू होगा वो कश्मीर वैली होगा। कश्मीर वैली के अंदर जैसे मैंने बताया कि एक बहुत बड़ा चंक है लोगों का जो कि इस फैसले से खुश नहीं होगा, चाहे उसमें अलहदगी पसंद हो या फिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हो। अलहदगी पसंद पहले से ये कहते आए हैं कि ये जिस तरह से मरकज़ी सरकार जम्मू कश्मीर में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करती है या अलग अलग इक़दाम करती है, वो उससे खुश नहीं है। वो हमेशा वो अपोज करते आए हैं, उनकी एक अलग दलील है। जहाँ तक मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस की बात है, हमने देखा कि जितने भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं जो जिनका बेस कश्मीर वैली में है, तो वो इस फैसले के खिलाफ थे, पहले भी थे। अदालत में केस था, वहाँ भी उसको दिफा करने के लिए गए थे। और उसके बाद अब जब पिछले दिनों से जो जिस तरह की सरगर्मियाँ हुई, उसमें भी ये देखा गया कि ये जो जिस तरह का ये फैसला आया है, उसे ऐसा लगता है वो खुश नहीं रहे, वो खुश नहीं होंगे और वो डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि अपने वर्कर्स के थ्रू कुछ इस तरह की एक्शंस करने का, जिससे वो जो लोगों में जो उनकी जो साख है वो बनी रहे। हालांकि मनोज को लेकिन इस फैसले से आर्टिकल 370 को तो हटाया गया है, लेकिन साथ ही साथ इसको डिवाइड भी किया गया है, 2 पार्ट में, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। यानी इससे ये समझा जाए कि आर्टिकल को खत्म तो किया गया है, लेकिन साथ ही साथ फैसले लिए गए हैं और ये फैसले अब मरकज की आंख जो है सीधे तौर पर रहेगी, लद्दाख पर रहेगी, जम्मू कश्मीर पर रहेगी।
जी हाँ, बिल्कुल। और जो मैं सना पहले ही जिक्र कर रहा था, लद्दाख की भी एक बहुत देरीना डिमांड थी कि उन्हें यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया जाए, क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि रियासत जम्मू कश्मीर के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं। वो ये प्रॉब्लम्स ये हैं कि जम्मू का जो डिवीज़न के लोग हैं, उनका ये मानना है, उनका ये इल्ज़ाम रहा है, उनकी ये शिकायत रही है कि कश्मीर डोमिनेंट रहता है, कश्मीर में ज़्यादा पैसा लगता है, कश्मीर से ज़्यादा एमएलएज आते हैं, कश्मीर का चीफ मिनिस्टर रहता है और उसकी वजह से जम्मू में डेवलपमेंट नहीं होता। कश्मीर के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जम्मू में ज़्यादा पैसा लगता है, यहाँ इस तरह की डोमिनेंस होनी नहीं चाहिए, जो उनके जो कश्मीरी लीडर्स हैं वो डोमिनेंट रहें। उसी तरह जो लद्दाख के लोग हैं, लद्दाख के लोगों का भी ये मानना है कि जो हमारी स्टेट थी एरसवाइल जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें 3 जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उसमें उनका ये मानना था कि यहाँ जम्मू और कश्मीरियों का राज चलता है, क्योंकि लद्दाखियों को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। इसलिए उनकी एक डिमांड रहती थी पहले से ही, वो ये कह रहे थे कि उन्हें यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया जाए। और बीजेपी ने जो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस आज उनको दिया है, तो एक बहुत बड़ा जो ये पॉलिटिकल कार्ड, इसको हम कह सकते हैं, बहुत बड़ा पॉलिटिकल कार्ड खेला है, उस एरिया के लोगों को खुश किया है, जिससे उसको राजनीतिक फ़ायदा हो सकता है, सियासी फ़ायदा हो सकता है। तो इसी तरह से जो कश्मीर और जम्मू की बात है, तो यहाँ पर भी अगर जो अब हम ये कह सकते हैं उसको बाइफर्केशन हुआ है। बाइफर्केशन का मतलब जम्मू कश्मीर अलग हो गया और लद्दाख अलग हो गया। यहाँ जो स्टेटस दिया गया है जम्मू और कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को एक स्टेटस दिया गया है यूनियन टेरिटरी का विद ए लेजिस्लेचर रहेगा, लेकिन यूनियन टेरिटरी का स्टेटस भी रहेगा। उसका मतलब यह है कि अमन कानून की जो सूरत हाल है, वो उसकी जो बागडोर है वो डायरेक्ट मरकज़ के हाथ में रहेगी। यानी अगर यहाँ पर किसी तरह की प्रॉब्लम है, अगर जिस तरह से यहाँ हालात ख़राब हैं, जहाँ जिस तरह की मिलिटेंसी है, तो मरकज़ का डायरेक्ट कंट्रोल उस पर रहेगा। तो यानी जो यहाँ की जो सरकार है, उस सरकार का अमन कानून की सूरत हाल से ज़्यादा वास्ता नहीं रहेगा। ये एक कदम जो आज उठाया गया है, उसका जो मतलब अभी लग रहा है वो ये है कि जिस तरह के हालात कश्मीर में रहे हैं, शायद बीजेपी सरकार को, शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये लगा था कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो सॉफ्ट रही है सेपरेटिस्ट के खिलाफ, सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स के खिलाफ और मिलिटेंट्स के खिलाफ। इसलिए ये वाला जो डिसीजन है, ये उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए किया गया है। अब जो चैलेंजेस रहेंगे वो जो मैं पहले ही बता रहा था कि एक तो ये कि जो वादी है, वादी के अंदर जो आम लोग हैं, क्या अगर वो कोई एजिटेशन का प्रोग्राम बनाते हैं या कोई किसी तरह की एजिटेशन होती है तो उससे कैसे निपटा जाए। दूसरा, चूँकि सेपरेटिस्ट पहले ही इसके खिलाफ थे और उनका एक एजेंडा डिफरेंट है और मिलिटेंट्स का जो एजेंडा है वो डिफरेंट है, तो हो सकता है कि ये जो फैसला हुआ है उससे मिलिटेंसी में तेज़ी आ सकती है, मिलिटेंसी में बढ़ोतरी हो सकती है। तो उस फ्रंट पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस को लड़ना होगा, मिलिटेंट्स के साथ मुकाबला करना होगा। और तीसरा, और वो भी एक अहम पहलू है, जिस तरह की जो आज जो ये फैसला आया है, उससे जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है वो बिल्कुल खुश नहीं हुआ होगा, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता था कि मसला कश्मीर है, ये डिस्प्यूटेड है, इसको आप जो है इसको हल करना पड़ेगा। जहाँ तक की बात हुई, जब इमरान खान रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप से मिले तो उनको ये कहा था कि आप मीडिएशन कीजिए, मसला कश्मीर को हल कर दीजिए। लेकिन मसला कश्मीर की जो हैयत है आज, जब ये कहा जा रहा है या जो होने वाला है कि अब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी आएगी, उसका मतलब है कि वो मुल्क के साथ उसका जो रिश्ता है वो और मजबूत हो गया। तो इसलिए पाकिस्तान चुप नहीं रहेगा। अब पाकिस्तान के चुप न रहने का मतलब ये है कि वो कंट्रोल लाइन और इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वहाँ पर कोई न कोई शरारत ज़रूर करेगा और वहाँ पर जो फौज है या बीएसएफ तैनात है उनको भी अलर्ट रहना पड़ेगा। हालांकि उन्हें पहले ही अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, उस फ्रंट पर भी अब लड़ना पड़ेगा। जी। जिस तरीके से हम ये जानते हैं कि आर्टिकल 370 को कब लाया गया था, मनोज कौल, आईन में कब शामिल किया गया था, 1954 के बाद हमने देखा था कि सदर जमहूरिया के आदेश के बाद, हुक्म के बाद इसे संविधान में जोड़ा गया था, आइन में जोड़ा गया था। उसके बाद आज इसका खात्मा कर दिया गया है, हटा दिया गया है। चैलेंजेस तो हैं जिसका आपने जिक्र किया। अगर सियासी पार्टियों की बात करें और गुलाम नबी आज़ाद की बात करें तो कुछ देर पहले वो राज्यसभा में अपनी बात रख रहे थे और जज्बाती भी हो गए। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम का और कश्मीरियत का ये कत्ल कर दिया गया और हिंदुस्तान की आइन का भी कत्ल बीजेपी ने किया है।
जी हाँ, बिल्कुल। वो चैलेंजेस जो सना जो मैं बता रहा था कि मल्टीपल चैलेंजेस है अब सरकार के पास। एक तो अमन कानून की सूरत हाल को बनाए रखे, और दूसरा जो अगर पब्लिक अपराइजिंग कुछ होती है जो लोगों की तरफ से जो जिसको हम कहेंगे जो सिविलियंस हैं, वो जो मुख्तलिफ पार्टियों के साथ जिनका ताल्लुक है, क्योंकि जाहिर बात है कि कोई भी जो शहरी होता है वो किसी न किसी पार्टी के साथ ज़रूर जुड़ा होता है, तो वो अगर वो किसी तरह की कोई एजिटेशन करने की कोशिश करेंगे उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा। साथ ही जो पड़ोसी मुल्क की तरफ से अगर किसी तरह की कोई हरकत की जाती है तो उसके साथ भी निपटना पड़ेगा। यानी 3-4 फ्रंट्स पर अब सरकार को लड़ना पड़ेगा, सरकार को मुकाबला करना पड़ेगा, ताकि जो जिस तरह का आज ये फैसला हुआ है उसके बाद के जो हालात हैं वो काबू में रहें, खून खराबा ना हो, जानो माल का नुकसान ना हो। ये एक चैलेंज जरूर सरकार के पास है। जाहिर सी बात है, सरकार के सामने कई चैलेंजेस हैं, लेकिन इस फैसले से किन्हें फायदा हुआ है उस जानिब भी थोड़ा सा तवज्जो मरकूज करते हैं। मनोज कौल, जिस तरीके से हम जानते थे कि इससे पहले जब आर्टिकल 370 था तब कोई दूसरी रियासत का शख्स वहाँ पर ज़मीन खरीद नहीं सकता था। अब जम्मू कश्मीर में बाहरी लोग भी ज़मीन खरीद सकते हैं, बाहरी लोग अब रियासती सरकार में नौकरी भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। दफ़ा 370 के हट जाने के बाद अब उनके लिए रास्ते खुले हैं, वो यहाँ आ सकते हैं, वो सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले वो उनके जो बाकी रियासतों के लोग थे उन्हें यह हक हासिल नहीं था। साथ ही जो यहाँ पर जो ज़मीन जायदाद का खरीद फरोख्त है वो जायदाद नहीं खरीद सकते थे, अब वो खरीद सकते हैं। लेकिन साथ ही उसमें उसका जो एक और पहलू है जो आर्टिकल 35A जो है, जो हाँ जिसकी रूह से अगर कोई जम्मू कश्मीर की कोई भी लड़की बाहर किसी स्टेट के किसी मर्द से शादी करती है तो उसके बाद उसके जो प्रोप्राइटर राइट्स होते थे, जो उसकी जायदाद पे जो उसका हक होता था वो ख़त्म हो जाता था, वो जो है उसके राइट्स दोबारा वापस आएंगे। अब ये देखना होगा कि जिस तरह अब आगे आने वाले दिनों में किस तरह के हालात बनते हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा जिस तरह के हालात कश्मीर में हैं फिलहाल, जब तक वहाँ अमन कानून की सूरत हाल सही नहीं होती, जब तक वहाँ पर मिलिटेंसी पर काबू नहीं पाया जाता, सवाल ये भी उठता है कि हमेशा हमने देखा कि अब जब दूसरी बात बरसर इख्तिदार आई बीजेपी सरकार तो इस नारे में इजाफा किया गया, सबका साथ सबका विकास तो था लेकिन सबका विश्वास जोड़ दिया गया। ऐसे में वादी के लोग हम जानते हैं कि इस फैसले से उनमें मायूसी जरूर हुई होगी, तो ऐसे में सबका विश्वास आखिर कैसे बीजेपी जीतेगी जब ये फैसला लिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। ये ज़रूर मरकज़ी सरकार के लिए और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चैलेंज होगा कि कश्मीरी लोगों को वो किस तरह से इस बात के लिए माइल करेंगे कि ये जब जो कुछ फैसला हुआ है उससे उनको फ़ायदा होगा। हमें जो इतलात मिली है कि अमित शाह शायद जल्द ही कश्मीर वादी जाएंगे, वहाँ दौरा करेंगे और लोगों से मिलेंगे, और उनकी ये कोशिश रहेगी कि जो उनकी पार्टी के वहाँ बुनियादी वर्करान जो हैं उनके साथ सलाह मशवरा करके आम लोगों तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की जाए कि जिस बात से वो खफा हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, अगर उन्हें लगता है कि ये फैसला उनके हक में नहीं है, वो उनको समझाने की कैसी कोशिश करेंगे। ये बड़ी एक डेफिनेटली एक चैलेंज होगा उनके लिए, क्योंकि आम लोगों को जैसे मैंने कहा कि बहुत जो मेजॉरिटी लोग हैं कश्मीर के अंदर वो इस हक में नहीं थे कि आर्टिकल 370 को हटाना चाहिए या आर्टिकल 35A के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ होनी चाहिए। लेकिन अब जबकि ये हो गया है तो एक सरकार के सतह पर भी और पार्टी की सतह पर भी बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा एक काम है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह से लोगों को इस अपने फैसले को एक्सेप्ट करने में या उसको इस चीज़ को डाइजेस्ट करने में आगे बढ़ेंगे और किस हद तक कामयाब होंगे। ठीक है मनोज कौल, अगर मेन स्ट्रीम पार्टियों की बात कर लें, बीजेपी की पीडीपी की बात कर लें या फिर एनसी की बात कर लें या फिर कांग्रेस रियासती कांग्रेस की बात कर लें, तो उनकी जानिब से हर बार हमने देखा है कि जब कहीं पर स्पेशल स्टेटस को लेकर बात होती थी तो उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी से छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है तो संगीन नताज बरामद होंगे। आज हमने देखा कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट भी इसी तरह से सामने आया है, उन्होंने कहा कि इसके संगीन नताज बरामद होंगे। ऐसे में बीजेपी ने तो फैसला ले लिया है, लेकिन ये जो मकामी सियासी पार्टियां हैं उनकी जानिब से क्या कुछ आगे किया जा सकता है?
देखिए, जैसे मैंने सना पहले कहा है कि जो मकामी सियासी पार्टियां हैं जिनका बेस कश्मीर के अंदर है, वो लोगों के नब्ज के हिसाब से, लोगों के मूड के हिसाब से, लोगों की ख्वाहिश के हिसाब से बयानात जारी कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि मेजॉरिटी जो कश्मीरियों की है, कश्मीर में रहने वाले लोगों की है, वो ये नहीं चाहते थे कि आर्टिकल 370 या आर्टिकल 35 ये चला जाए। इसलिए वो बार बार ये हमने पहले भी देखा, कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती जब साउथ कश्मीर गई, फिर वो नॉर्थ कश्मीर भी गई, बारामुल्ला, बांडीपुर, अनंतनाग, शोपियान, कुलगाम, ये सब इलाकों में जब भी वो जाती थी तो उनका एक ही पॉइंट पे जो ज़्यादा जोर होता था वो ये होता था कि यहाँ रियासत का जो तशख़्ख़ुस है, रियासत का जो स्पेशल स्टेटस है, उसके साथ हम कोई छेड़छाड़ करने नहीं देंगे। तो ये ऐन मुमकिन है कि इस तरह की जो पार्टियां हैं, चाहे वो पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो कोशिश ये करेंगे कि एक दबाव बनाया जाए। हालांकि उस दबाव से कितना असर होगा, उसका कोई असर होने वाला नहीं है, लेकिन वो ये दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि लोगों को ये समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि हमने जो कोशिश करी थी, ये जो हुआ है उसमें उनका हाथ नहीं है। वो उन्होंने कोशिश तो की थी, चाहे अदालत का दरवाज़ा खटखटाना हो जब सुप्रीम कोर्ट में केस है तो वहाँ इस केस की पैरवी करनी हो, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के फेवर में, या सियासी तौर पे जो कोशिशें उन्हें करनी थी वो कोशिशें वो करते रहे हैं। और वो कोशिश ये करेंगे कि जिस तरह से जो आज जब सियासी मंजरनामा जो यहाँ बन रहा है, वो ये कोशिश करेंगे कि जो जम्मू का इलाका है, अब उसमें वहाँ पर बीजेपी को फ़ायदा तो मिलना ही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग 370 को हटाने के फेवर में थे। अब वो उनकी यही कोशिश रहेगी कि जो कश्मीर वैली और जो कुछ पॉकेट्स जम्मू डिवीज़न में है, जैसे राजौरी पूंछ का इलाका है, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, इस तरह के इलाके हैं, बानिहाल है, वहाँ वो कोशिश करेंगे कि अपनी ये इस तरह के बयानात देके या इस तरह की बातें करके वो लोगों को अपनी तरफ माइल करें और उन्हें ये समझाने की कोशिश करें कि वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल एन मुताबिक है उस पॉइंट ऑफ व्यू के जो वहाँ के लोग चाहते हैं, जो मेजॉरिटी कश्मीरी चाहते हैं। जी सर, ठीक है। इस बीच राज्यसभा में मुबाहिसा जारी है, हमारे साथ बने रहे आप। शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ काफ़ी देर से वो जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सुबह से हम देख रहे हैं कि हलचल जो है दिल्ली में तेज़ है। इस वक्त राज्यसभा में भी बहस मुबाहिसा जारी है। उम्मीद की जा सकती है कि अब से कुछ देर बाद वोटिंग का अमल भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में क्या लगता है कि अभी गुज़िश्ता दिनों ट्रिपल तलाक और RTI कानून को लेकर बीजेपी सरकार ने कामयाबी हासिल की, ऐसे में इस आर्टिकल के इख्तिताम को लेकर भी कामयाबी हासिल होती हुई दिखाई देगी सरकार को? कोई मुश्किल नहीं है? देखिए, जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है, ट्रिपल तलाक की बात करें या RTI बिल की बात करें, तो एक कैलकुलेटेड तरीके से सरकार जो है उनकी फ्लोर मैनेजमेंट कुछ ऐसी रही कि राज्यसभा में नंबर्स ना होने के बावजूद, भले ही लोकसभा में उनके पास मेजोरिटी है, राज्यसभा में नंबर्स पूरे ना होने के बावजूद वो 2 कंट्रोवर्शियल बिल चलाने में कामयाब रहे, जिनको लगातार विपक्ष जिनका अपोजिशन कर रहा था। लेकिन अब जिस तरह से ये फैसला लिया गया है, जाहिर तौर पर इसके लिए भी पहले पूरी तैयारी कर ली गई होगी, होमवर्क पूरा कर लिया गया होगा, ताकि इतना कुछ करने के बाद अगर राज्यसभा में वो अटक जाए रेजोल्यूशन, तो वो जाहिर सी बात है ऐसा इंतजाम नहीं होगा। सरकार की तरफ से इसका पूरा इंतजाम होगा कि इसको राज्यसभा से भी पारित करा लिया जाए, इसको पास करा लिया जाए राज्यसभा से भी। लेकिन अब देखना ये होगा कि इसमें कितना वक्त लगता है, क्योंकि अब पार्लियामेंट के पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं, आज, कल और परसों। अगर इन 3 दिनों में वो पारित हो जाता है राज्यसभा से भी, तो ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। इसलिए सिंपल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए, इसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, जो सरकार के लिए शायद इतना मुश्किल ना हो। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अभी ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई जाएगी जल्द ही। साथ ही साथ होम सेक्रेटरी राजीव गौबा कश्मीर दौरे पर भी जाएंगे, और माना जा रहा है कि 7 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित कर सकते हैं इस पूरे बड़े फैसले को लेकर। आपको याद दिला दें कि सावन के महीने में जो भी चल रहा है, सावन के महीने में 3 बड़े ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं, वो भी हर सोमवार को, इत्तेफाक की बात है। पहले सोमवार को चंद्रयान लॉन्च हुआ था, दूसरे सोमवार को ट्रिपल तलाक बिल लॉन्च हुआ था, और आज फिर सोमवार है और अब 370 को हटा दिया गया है। संसद में इसकी घोषणा हुई है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी अचीवमेंट है, एक बड़ी डेवलपमेंट है मोदी गवर्नमेंट के लिए। लेकिन इसके रिपोर्केशन क्या होंगे, ये लगातार महबूबा मुफ्ती भी कहती आई है, उमर अब्दुल्ला भी कहते आए हैं। वो अब देखना होगा कि कश्मीर के हालात पर इसका सीधा क्या असर पड़ता है। 2016 में हमने देखा कि बुरहान वानी के बाद वहां पर किस तरह के हालात बिगड़े थे, तो क्या उसके लिए पूरा इंतजाम है। हालांकि लगातार ये कहा जा रहा है कि एडिशनल फोर्सेज को भेजा गया है कश्मीर, लेकिन अभी तक फिलहाल कश्मीर से हमारे पास कोई ऐसी
वायलेंस की रिपोर्ट्स नहीं है। हालांकि वहां पर इंटरनेट और मोबाइल जो है वो बिल्कुल बंद पड़ा है। टीवी देखकर लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, लेकिन इसके बाद रिएक्शन क्या हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन तक सामने नहीं आई है। हालांकि माना जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट वहां पर हो सकता है, इसलिए पहले से ही वहां पर तैनाती पूरी कर ली गई है। यानी वादी का राब्ता पूरी तरीके से मुनक़ते है दूसरी रियासतों से। बेहद शुक्रिया शैलेंद्र वांगू आपका भी और मनोज कौल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। तो एक तरफ बहस व मुबाहिसा जारी है तो दूसरी तरफ चैलेंजेस भी सामने हैं। मोदी सरकार के आर्टिकल 370 को हटाने